वेलकम स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस कक्षा में 8 मई को आयोजित होने वाले बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति पर विशेष चर्चा करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप में से अधिकांश छात्रों ने अपनी तैयारी लगभग पूरी कर ली होगी। यहाँ इस कक्षा में हम कुछ ऐसे तत्वों को हाईलाइट करने का प्रयास करेंगे जिसके आधार पर आप 20 से 25 रोज के अंदर प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने की रणनीति तैयार कर सकते हैं। छात्रों, आपको यह पता होगा, यह बीपीएससी के इतिहास में प्रथम प्रारंभिक परीक्षा है जिसमें प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 6.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है। ऐसी स्थिति में सिलेक्शन की प्रक्रिया तुलनात्मक रूप से थोड़ी कठिन हो जाती है। हालांकि आपको इसके लिए विशेष चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अखिल भारतीय स्तर पर यदि आप सीरियस छात्रों के आकलन करेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तविक प्रतियोगिता लगभग 6 से 7 हजार विद्यार्थियों के मध्य ही है, क्योंकि सिविल सेवा की परीक्षा 3 चरणों में संपादित होती है। प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा जो एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर आधारित होते हैं, द्वितीय चरण में मुख्य परीक्षा के आयोजन किए जाते हैं एवं तत्पश्चात साक्षात्कार के आधार पर अंतिम परिणामों के प्रकाशन किए जाते हैं। जहां तक प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न है, इसकी प्रकृति स्क्रीनिंग प्रकार की है। तात्पर्य यह है कि जो छात्र प्रारंभिक परीक्षा में सफल होंगे उन्हें ही मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जाती है। इस कारण प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न एक सामान्य ज्ञान एवं परिदृश्यों पर आधारित होते हैं। सामान्य अध्ययन, सामान्य रूप से किया जाने वाला सामान्य अध्ययन भी बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के तैयारी के हेतु पर्याप्त माने जाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि अल्प समय में हम कैसे इसकी तैयारी करें, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में मुख्य रूप से जो विषय शामिल हैं या जिन विषयों पर, जिन टॉपिक्स पर या जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें इतिहास महत्वपूर्ण है, राज्य व्यवस्था महत्वपूर्ण है, भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण है, भूगोल महत्वपूर्ण है जिसमें भौतिक और मानव भूगोल दोनों से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे, पर्यावरणीय मुद्दे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। इसके अलावा सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के अलावा मेडिकल एवं कृषि, पशुपालन इत्यादि से संबंधित प्रश्न भी प्रश्न पत्र में शामिल किए जाते हैं। करेंट अफेयर भी प्रारंभिक परीक्षा का एक महत्वपूर्ण आधार हो सकता है, क्योंकि सामान्यतः लगभग 20 से 25 प्रश्न करेंट अफेयर से संबंधित होते हैं और साथ ही साथ बिहार स्पेशल की भी बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका है। गेटिंग वेल ना? अब आप देखें कि जहां तक बिहार स्पेशल का प्रश्न है तो इसे हम 2 रूप में, इसकी तैयारी हम 2 अवधारणाओं के आधार पर कर सकते हैं। एक अवधारणा यह हो सकती है कि जब हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करें, जब हम राजनीतिक
परिदृश्य के अध्ययन करें, जब हम भूगोल के अध्ययन करें, तो उन विषयों के साथ भूगोल बिहार से संबंधित तथ्यों को भी समाहित करें, राइट। इससे एक बेहतर अवधारणा का विकास होगा जो आपको मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिए मददगार हो सकते हैं, राइट। आज इस कक्षा में हम जो महत्वपूर्ण 8 टॉपिक्स हैं जो बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, उनके सब टॉपिक्स की चर्चा करेंगे, राइट। उन टॉपिक्स को लेके यदि आगे बढ़ेंगे, आप उनको रिवाइज करेंगे, उससे संबंधित आंकड़ों को पर्टिकुलरली प्राप्त करेंगे, राइट। उसको प्रश्न पत्रों का उन आधारों पर पर्टिकुलरली यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैं ऐसा समझता हूं कि छात्रों को प्रारंभिक परीक्षा पास करने में काफी सहूलियत होगी, राइट। तो अब हम प्रत्येक टॉपिक्स के सब टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए 1 by 1 वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी टॉपिक्स, राइट। जैसे सबसे पहले हम जनरल साइंस की चर्चा करें। जनरल साइंस, ओके, यह भी पर्टिकुलरली एक चैलेंजिंग चुनौतीपूर्ण विषय है जिसको हम पर्टिकुलरली जनरल साइंस के नाम से जानते हैं। काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। यह चुनौती ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाले छात्रों के लिए भी है, साथ ही साथ जैसा मैं समझता हूं विज्ञान बैकग्राउंड वाले छात्रों के लिए भी यह एक चुनौतीपूर्ण विषय है, राइट। सामान्य विज्ञान में मुख्य रूप से जिन टॉपिक्स पर प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें फिजिक्स महत्वपूर्ण है, केमिस्ट्री महत्वपूर्ण है, केमिस्ट्री से संबंधित, रसायन विज्ञान से संबंधित, बायो से संबंधित टॉपिक्स, एग्रीकल्चर से संबंधित टॉपिक्स, एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित टॉपिक्स एंड मेडिकल साइंस से संबंधित टॉपिक्स। यहां हम स्पष्ट कर दें कि एक तो जनरल साइंस और दूसरे पर्टिकुलरली इससे मिलते जुलते जो टर्म हैं जिसको हम साइंस एंड टेक कहते हैं, तो प्रारंभिक परीक्षा में जनरल साइंस महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ प्रश्न, 1-2 प्रश्न जो करेंट अफेयर्स से आधारित होंगे वो साइंस टेक से भी हो सकते हैं, परंतु मूल रूप से जो प्रश्न उठाए जाएंगे वो सामान्य विज्ञान से ही होंगे, जिसमें भूगोल से, जिसमें भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे, रसायन विज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे, जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चर, कृषि से संबंधित, पशुपालन से संबंधित, मेडिकल साइंस से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे। इसके अलावा हमने कहा कि जो करेंट अफेयर से संबंधित साइंस एंड टेक के कुछ प्रश्न, राइट, होंगे, उसे भी शामिल किए जा सकते हैं। और कुल मिलाकर लगभग 30 to 33% क्वेश्चन बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में इस संभाग से पूछे जाने की संभावना होती है। ये एक सामान्य परंपरा रही है और सामान्य रूप से हम भी यही आशा करते हैं, राइट। और अन्य आप भी यही आशा करते होंगे कि यह पैटर्न लगभग, चूंकि काफी लंबे समय से चलता आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रचलित पैटर्न के आधार पर तैयारी किया जाना अधिक उपयोगी साबित होगा, राइट। जहां तक भूगोल का प्रश्न है, तो जहां तक भौतिक विज्ञान का प्रश्न है, तो अभी की स्थिति में जब मात्र 20 से 22 दिन ही शेष बचे हैं, ऐसी स्थिति में क्या संपूर्ण भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया जाना संभव है? तो इसके उत्तर होंगे नहीं, यह संभव नहीं है। तो इसके लिए विशेष रणनीति बनानी होगी ताकि हम इनसे संबंधित प्रश्नों के सफलतापूर्वक उत्तर देने की स्थिति में पहुंच जाए। तो आप समझें कि भौतिक विज्ञान से जो मूल पर्टिकुलरली टॉपिक्स होंगे, राइट, उसमें हम कुछ टॉपिक्स के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। एक तो पर्टिकुलरली मैकेनिकल, यांत्रिकी फिजिक्स से, मैकेनिकल फिजिक्स से कुछ प्रश्न आ सकते हैं, मैकेनिकल फिजिक्स, राइट। विशेष रूप से आप देखिए इसके अंतर्गत जनरल पर्टिकुलरली कॉन्सेप्ट, राइट, यूनिट एंड डायमेंशन पर विशेष बल दें, राइट। SI सिस्टम, राइट, ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन, इस तरह के पर्टिकुलरली जो हैं, जैसे फोर्स क्या है, नॉर्मल रूप से इसके यूनिट क्या होंगे, एक्सेलरेशन क्या है, राइट, मोमेंटम क्या होंगे, इस तरह के पर्टिकुलरली थोड़ी जानकारी या उसको रिवाइज करने का प्रयास करें, राइट। न्यूटन्स के नियम,
राइट। इसके अलावा जो अन्य टॉपिक्स है जैसे इलास्टिसिटी से भी कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रत्यास्था, सरफेस टेंशन भी महत्वपूर्ण टॉपिक है ना। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव जिसको हम कहते हैं, राइट। विस्कोसिटी जिसको हम श्यानता कहते हैं, विस्कोसिटी मतलब मैकेनिकल फिजिक्स से संबंधित कुछ टॉपिक्स। एग्जाम्पल इसको विशेष रूप से देखें। अभी यह संभव नहीं है कि आप संपूर्ण पर्टिकुलरली मैकेनिकल फिजिक्स को याद कर सकते हैं। यूनिट डायमेंशन आप देखें, इससे हो सकता है कि कुछ प्रश्न आ सकते हैं, राइट। इलास्टिसिटी, जनरल इलास्टिक कैरेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। इसके अलावा पर्टिकुलरली आप देखिए कि सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव का सिद्धांत, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। अप्लाइड आएंगे, राइट। अप्लाइड कहने का तात्पर्य यह है कि वर्षा की बूंदे गोल क्यों होती है, राइट। तो स्पष्ट है कि सरफेस टेंशन का सिद्धांत कहता है कि सतह के क्षेत्रफल जितने ही अधिक होंगे उस सिस्टम की ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी, और जितने ही सरफेस एरिया कम होंगे उस सिस्टम की ऊर्जा उतनी ही कम होगी, राइट। और लोअर एनर्जी स्टेट इज कंसिडर्ड एज मोस्ट स्टेबल स्टेट, राइट। तो इन ऑर्डर टू अटेन मिनिमम सरफेस एरिया द रेन वाटर अटेन स्फेरिकल शेप, गेटिंग वेल ना। तो इस तरह की अवधारणा का विकास करें, राइट। इसके अलावा विस्कोसिटी, इसके अलावा विशेष रूप से जो आपको बल देना है, देखिए एक्चुअली करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी, राइट, विद्युत से भी प्रश्न आएंगे। लेकिन विद्युत से प्रश्न किस तरह के पर्टिकुलर टॉपिक्स को आपको ध्यान देने हैं, तो आप सिर्फ एग्जाम्पल देखें। देखिए राइट नाउ यह आपके लिए संभव नहीं है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी टोटल पर्टिकुलरली आप रिवीजन कर पाए, राइट। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट पे विशेष बल दें, राइट। जैसे उदाहरण के लिए स्विच सीरीज में है कि पैरेलल है, राइट। फिर आप देखिए जो डोमेस्टिक इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट, वह उसका पर्टिकुलर उसको जब हम इंस्टॉल करते हैं तो वो सीरीज में होगा कि पैरेलल में होगा, राइट। इसके अलावा आप देखिए कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, जैसे फैन है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन, राइट। बेल है तो वह इलेक्ट्रिक एनर्जी का साउंड एनर्जी में कन्वर्जन। तो इस प्रकार के टॉपिक्स पर्टिकुलरली इस प्रकार के एग्जाम्पल आप तैयार करें, सिंपली गेटिंग वेल ना। ट्रांसफार्मर के बारे में भी पर्टिकुलरली आप देखें, राइट। बहुत डिटेल देखने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली आप देखें स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, मतलब इसके प्रकार जो हैं, जो प्रोडक्शन सेंटर पर और जो पर्टिकुलरली कंजम्पशन सेंटर पर किस प्रकार के ट्रांसफार्मर के प्रयोग होंगे। प्राइमरी कॉइल में है ना, किस में लपट की संख्या ज्यादा होगी, सेकेंडरी कॉइल में, इस तरह के बेसिक क्वेश्चन विशेष रूप से आएंगे, गेटिंग वेल ना। कुछ क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए आते हैं कि थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, राइट, ताप विद्युतीय मैंने विद्युत के तापीय प्रभाव से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, गेटिंग वेल ना। इसके मात्र एग्जाम्पल आपको देखने हैं, क्योंकि पर्टिकुलरली डिटेल आप कभी मत जाए, यह संभव नहीं है, मैं बार बार यह कह रहा हूं, राइट। इसके अलावा आप देखिए ऑप्टिक्स, प्रकाश से संबंधित प्रश्न। तो देखिए प्रकाश से संबंधित प्रश्न कहाँ कहाँ किस प्रकार के टॉपिक्स उपयोगी आपके लिए होंगे या अभी वर्तमान में। एक तो पर्टिकुलरली स्फेरिकल लेंस है ना, राइट। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इसके द्वारा बनाए गए है ना जो पर्टिकुलरली प्रतिबिंब हैं, राइट, इमेज के जो टाइप हैं, राइट, किस इमेज से रियल इमेज प्राप्त होंगे, किस में पर्टिकुलरली इमेजिनरी प्राप्त होंगे, किस में इन्वर्टेड होंगे, किस में इरेक्ट होंगे, राइट। फिर इमेज का निर्माण कहाँ होगा, वो 10-15 मिनट यदि आप पिक्टोग्राफिक यदि राइट इन कॉन्वेक्स कॉन्केव है प्लेन मिरर का अध्ययन कर लें तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। फिर आप देखिए कि गाड़ी में हेडलाइट में किस प्रकार के मिरर का प्रयोग होता है, राइट। रियर ग्लास के रूप में किस तरह के मिरर का प्रयोग होता है, राइट। फिर सेविंग मिरर में हम किस तरह के मिरर का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार फिर पर्टिकुलर डेंटिस्ट जिस लेंस का प्रयोग करते हैं उसकी प्रकृति क्या होगी। तो एक मिरर से संबंधित ऑप्टिक्स में एक मिरर से संबंधित क्वेश्चन विथ एग्जाम्पल, ओनली एग्जाम्पल, गेटिंग मिलना। फिर आप देखिए राइट लेंस से संबंधित प्रश्न होंगे, राइट, कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस, राइट। मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर से संबंधित, राइट, कितने मैग्नीफाई करेंगे, कितना परसेंटेज, कितना बड़ा बनेगा इमेज, इससे संबंधित प्रश्न होंगे। इसके अलावा पर्टिकुलरली आप देखिए राइट कि आई डिफेक्ट से संबंधित, राइट, दृष्टि दोष से संबंधित, गेटिंग वेल, कलर ब्लाइंडनेस इत्यादि, इस तरह के टॉपिक्स ऑप्टिक्स के लिए में काफी महत्वपूर्ण होंगे, गेटिंग वेल। तो आपको ये देखना है
कि ऑप्टिक्स महत्वपूर्ण है, मतलब इसमें मात्र एग्जाम्पल आपको देखने हैं। अभी ये संभव नहीं है कि आप पूरे ऑप्टिक्स को डिटेल पढ़ें, गेटिंग वेल ना, सिर्फ अनुप्रयोग आप देखें विशेष रूप से, उससे भी आपके कुछ प्रश्नों के प्रश्न पत्र या कुछ प्रश्नों के आंसर बनेंगे। इस बात कम से कम मैं जैसा समझता हूं कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए कट ऑफ मार्क्स कम से कम 110 से 112 जाना चाहिए, गेटिंग वेल ना। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक टॉपिक्स को किस प्रकार हम अध्ययन करें, इसके लिए अभी वर्तमान में विशेष रणनीति बनाई जाने की आवश्यकता है, ताकि हमें एक तो एक्सटेंसिव कवरेज भी हो, राइट, और साथ ही साथ पर्टिकुलरली हम अधिक से अधिक पर्टिकुलरली स्कोर कर पाए, गेटिंग वेल ना। तो देखिए यह एग्जाम्पल जैसे हमने बताया, फिर पर्टिकुलरली आप देखिए साउंड से संबंधित क्वेश्चन होंगे, साउंड ध्वनि से संबंधित, गेटिंग वेल ना। तो बेसिक रूप से ये जो टॉपिक्स हैं, जैसे मॉडर्न फिजिक्स, विशेष रूप से हमने कहा कि जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, राइट, यूनिट एंड डायमेंशन को आप देख लें, गेटिंग वेल ना, राइट। फिर लॉ ऑफ फोर्स के बारे में, न्यूटन के बल का नियम, इस तरह के पर्टिकुलर टॉपिक। इसके बाद इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता से संबंधित जनरल कैरेक्टर ऑफ द इलास्टिक ऑब्जेक्ट, जनरल कैरेक्टर ऑफ द इलास्टिक ऑब्जेक्ट ओनली, गेटिंग वेल ना, माने परमानेंट मैग्नेटिज्म क्या है, टेम्पररी मैग्नेटिज्म क्या है, राइट। मान लीजिए कि जैसे इलेक्ट्रिक वेल में किस तरह के मैग्नेट का प्रयोग होता है, ओके। तो इस तरह के पर्टिकुलर प्रश्न मात्र एग्जाम्पल के साथ आप इसको कवर करें। उसके बाद जैसे हमने बताया कि सरफेस टेंशन से संबंधित कुछ प्रश्न संभावित है, विस्कोसिटी से प्रश्न संभावित है, मात्र एक जनरल आइडिया, राइट, मोर विस्कोसिटी, लेस विस्कोसिटी, स्ट्रीमलाइन वेलोसिटी, राइट, इस तरह के पर्टिकुलर, जैसे पाइप से यदि जल का प्रवाह है तो उसके है ना, उसकी गत्यात्मकता, उसकी गति की प्रवृत्ति क्या होगी, तो इस तरह के प्रश्न पर्टिकुलर विस्कोसिटी से आएंगे। करेंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने बतलाया कि किस तथ्यों को देखना है, डोमेस्टिक इंस्ट्रूमेंट को किस तरह हम इंस्टॉल करते हैं, साथ ही साथ स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पे विशेष के बस संदर्भ में विशेष पर्टिकुलरली है ना एक आइडिया होना चाहिए। और इसके बाद जैसे हमने कहा कि कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन, इलेक्ट्रिक एनर्जी का साउंड एनर्जी में कन्वर्जन, राइट, इलेक्ट्रिक एनर्जी का हीट एनर्जी में कन्वर्जन, जैसे हीटर इसके उदाहरण है, राइट। फिर हीटर में किस प्रकार के है ना वायर के प्रयोग किए जाते हैं, इस प्रकार के सामान्य रूप से क्वेश्चन रहेंगे, राइट, जो सभी वर्ग के, सभी संभाग के छात्र, चाहे वो विज्ञान के हों या ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हों, वो इस तरह के प्रश्नों का आंसर काफी सफलतापूर्वक कर सकते हैं, गेटिंग वेल, क्योंकि इसमें विशेष पर्टिकुलरली साइंटिफिक अप्रोच की आवश्यकता नहीं है, राइट। फिजिक्स को अब वर्तमान में आप विज्ञान के रूप में नहीं, बल्कि एक सामान्य पर्टिकुलरली व्यावहारिक रूप से, व्यावहारिक पक्षों से ही फिजिक्स से संबंधित प्रारंभिक परीक्षाएं प्रश्न पूछे जाएंगे, गेटिंग वेल। अब देखिए साइंस में तो इसके एग्जाम्पल आपको देखने हैं, ये यदि आप 2-3 घंटा ही इस पर बल देंगे तो मैं समझता हूं पर्टिकुलरली कि फिजिक्स से संबंधित यदि 8 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य रूप से 8 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आते हैं, तो 8 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन करने की स्थिति में यदि प्रायोगिक अप्लाइड पोर्शन को आप देखें, सैद्धांतिक पहलुओं को छोड़ दें, अब संभव नहीं है। जो अपने पूर्व से किया वह तो आपका आधार है ही, राइट। तो आज के क्लास वर्ग कक्षा में हम मात्र उन रणनीति की चर्चा, उन विषयों की चर्चा, वो है ना ऐसे अवधारणा की चर्चा करेंगे जो अल्प समय में हमारे लिए सहयोगी हो पाए, क्योंकि कोई दूसरा कोई विकल्प है नहीं, गेटिंग वेल। अब देखिए दूसरे जो टॉपिक्स है सामान्य विज्ञान में, वो केमिस्ट्री या साइंस से संबंधित टॉपिक्स हैं। तो इसमें किन विषयों पर, किन टॉपिक्स को आप है ना देखेंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है कि केमिस्ट्री बहुत विशाल सब्जेक्ट है, लेकिन आपको बतला दें कि यदि सपोज करें कि टोटल साइंस एंड टेक्स से यदि 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट, तो एक मेजर पोर्शन पर्टिकुलरली आपके फिजिक्स से आएंगे, ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन इससे एक्सपेक्ट किए जाते हैं। लेकिन केमिस्ट्री से आप अधिक एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, 3 या 4 प्रश्न आएंगे, राइट। नॉर्मल रूप से आपको जनरल आइडिया होना चाहिए इस केमिस्ट्री में क्या क्या आप देखें। अभी देखिए कि मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस विथ एग्जाम्पल, राइट, इस तरह के प्रश्न आते हैं। मेटल और नॉन मेटल में धातु एवं अधातु, राइट। अगेन पर्टिकुलरली एलिमेंट एंड कंपाउंड्स का कैरेक्टर, गेटिंग वेल, राइट। एक मेटल नॉन मेटल को आप देखें, उसके बाद बेसिकली है ना जो एलिमेंट एंड कंपाउंड को विशेष रूप से आप देखें, यह भी आपके लिए उपयोगी होंगे। उसके बाद केमिकल बाउंड के बारे में है ना, सिग्मा बाउंड, पाई बाउंड, इस तरह के पर्टिकुलरली बाउंड के बारे में, इसके सामान्य अभिलक्षण, राइट। उसके केमिकल रिएक्शन के बारे में, राइट, केमिकल रिएक्शन जैसे कोवैलेंट रिएक्शन, इलेक्ट्रोवैलेंट रिएक्शन, कोऑर्डिनेट रिएक्शन, इस तरह के पर्टिकुलरली विथ एग्जाम्पल,
गेटिंग वेल। और सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स इसमें हैं, एक तो पॉलीमर से संबंधित प्रश्न आते हैं, पॉलीमर्स, ड्रग एंड डाई से भी संबंधित प्रश्न पर्टिकुलरली शायद केमिस्ट्री के ही भाग हो सकते हैं, गेटिंग वेल ना। इसके अलावा एक पीरियोडिक टेबल को अब रिवाइज कर लें, पीरियोडिक टेबल, गेटिंग वेल। पीरियोडिक टेबल काफी महत्वपूर्ण है। साथ साथ न्यूक्लियर फिजिक्स, और है ना, न्यूक्लियर फिजिक्स को भी आप फिजिक्स के साथ जरूर देखें, राइट। जिनमें सामान्य रूप से न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन, राइट, हाइड्रोजन बम की सब धारणा पर आधारित है, राइट, है ना। यूरेनियम का प्रयोग क्या होता है, थोरियम का प्रयोग क्या होता है, कहाँ पाए जाते हैं, राइट, कंट्रोल्ड रिएक्शन क्या है ना, चैन रिएक्शन क्या है, इस तरह के प्रश्न पर्टिकुलरली मान लीजिए कि यदि आप, है ना, न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ कंट्रोल रिएक्शन होगा कि चेन रिएक्शन होगा, डिटोनेटर क्या है, कंट्रोल हम कैसे करते हैं, राइट। फिर अगेन पर्टिकुलरली यूसी कभी कभी क्वेश्चन थर्मोस्टेट से भी क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स से, राइट। तो और केमिस्ट्री में जैसे हमने बतलाया कि बेसिकली एलिमेंट एंड कंपाउंड में डिफरेंस आपको जानने चाहिए, राइट। उसके बाद बेसिकली, है ना, पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने कहा, फिर केमिकल रिएक्शन के बारे में, राइट, बेंजीन कंपाउंड के बारे में भी आपको आइडिया होनी चाहिए, बेंजीन कंपाउंड। और सबसे महत्वपूर्ण जो केमिस्ट्री में जो मैं मानता हूं लगभग प्रति वर्ष जो बीपीएस में प्रश्न उठाए जाते हैं वह एसिड बेस के, एसिड एवं बेस के सामान्य संकल्पना से संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से होते हैं, राइट, है ना। अम्ल और क्षार, राइट, एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट। तो एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट में आप H+ आयन, OH- आयन की संरचना को भी ध्यान दें। इसके अलावा लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस, राइट, आप जानते ही होंगे कि जो एलिमेंट, जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है उसको लुईस एसिड कहते हैं, और जो डोनेट करता है वह पर्टिकुलरली लुईस बेस कहलाता है, ये ठीक बोला। तो लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है जिससे प्रश्न सामान्य रूप से यहां से आएंगे। और बेंजीन कंपाउंड के बारे में, राइट, अगेन पर्टिकुलरली ये CH4 की प्रवृत्ति क्या होगी, राइट, एंड पर्टिकुलरली इसके साथ आप जो फंक्शनल ग्रुप है ना, COOH, इसकी विशेषता क्या होगी, CHO की विशेषता क्या होगी, राइट, OH की विशेषता क्या होगी, इस प्रकार पर्टिकुलरली कौन एसिडिक ग्रुप होगा, कौन बेसिक ग्रुप होगा, कौन क्षारीय ग्रुप होगा, राइट। तो इस प्रकार के प्रश्न जो हैं आप रसायन विज्ञान में इस तरह के उदाहरण के साथ आप उदाहरण को ध्यान में रखें, गेटिंग वाला। फिर अगेन आई एम रिपीटिंग, जैसे एलिमेंट एंड कंपाउंड में अंतर, मेटल नॉन मेटल में अंतर, पीरियोडिक टेबल पर एक सामान्य अवलोकन जो रिवाइज आप कर सकते हैं, गेटिंग वेल। अगेन देखिए ये सभी वर्गों के लिए छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, राइट, चाहे आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हैं तब भी आप सामान्य रूप से, है ना, पीरियोडिक टेबल के बारे में, सामान्य प्रवृत्ति पीरियोडिक टेबल के बारे में, राइट, की पर्टिकुलरली जब हम लेफ्ट बढ़ते हैं तो क्या कैरेक्टर डिफरेंस होता है, राइट बढ़ते हैं तो क्या कैरेक्टर डिफरेंस होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट की कॉन्सेप्ट, है ना। अगेन पर्टिकुलरली यू सी आइसो, है ना, आइसोट्रॉप्स, राइट, इसके बारे में बेसिकली, है ना। तो इस प्रकार के पर्टिकुलरली जो है टॉपिक्स को आप देखें, गेटिंग वेल ना। तो केमिस्ट्री में बेसिकली विशेष रूप से कुछ सीमित तथ्यों को भी आप यदि आप देखते हैं, जैसे हमने बतलाया कि एसिड बेस के कॉन्सेप्ट को यदि आप देखते हैं, रासायनिक प्रतिक्रिया, राइट, एक अगेन पर्टिकुलरली बॉन्ड से संबंधित, राइट, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, गेटिंग वेल ना, मेटल नॉन मेटल, इस तरह के प्रश्न यदि आप इस तरह के टॉपिक्स को रिवाइज कर लें सामान्य रूप से एग्जाम्पल के रूप में, तो आप रसायन के 3 से 4 प्रश्नों के आंसर सहजतापूर्वक दे सकते हैं। और मैं समझता हूं कि 2 या 3 घंटे की तैयारी, राइट, इन टॉपिक्स पर रिवीजन हेतु, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि सामान्य रूप से आपने इन विषयों का अध्ययन किया होगा, राइट। तो अब स्वयं में पर्टिकुलरली इन टॉपिक्स की तैयारी आप कर सकते हैं। अगेन देखिए जो थर्ड महत्वपूर्ण टॉपिक है जो सामान्य विज्ञान में, वह है पर्टिकुलरली बायो सेक्शन। तो बायो सेक्शन में किन टॉपिक्स पर बल दिए जाए, तो देखिए बायो सेक्शन के एरिया जो है ना काफी पर्टिकुलरली वेल डिफाइंड और नैरो है, बेसिकली इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रीलिम्स। जैसे उदाहरण के लिए आप यदि यहां देखें, राइट, बायो सेक्शन से, तो एक तो ब्लड ग्रुप, एक कॉमन पर्टिकुलरली ब्लड ग्रुप, राइट, ये पर्टिकुलरली ये बेसिकली एक सामान्य क्वेश्चन इससे आएंगे ही, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, राइट, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट बेसिकली आएंगे। उसके पर्टिकुलरली सेल बायोलॉजी से संबंधित, राइट, एनिमल सेल, राइट, फिर पर्टिकुलरली जो जैसे मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, राइट, तो इस तरह के क्रोमोजोम की विशेषता, राइट। तो बेसिकली आप देखिए कि
इस तरह के सेल से संबंधित जो है, किस में मेम्ब्रेन है, किस में नहीं है, उससे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, राइट। अगेन पर्टिकुलरली यू सी क्रोमोजोम की संरचना, राइट, डिप्लीशन की, राइट। अगेन यू सी एक तो ये टॉपिक्स है। बायो में जेनेटिक इंजीनियरिंग पर भी आप जान, जेनेटिक इंजीनियरिंग, राइट, इस टॉपिक्स को भी बल दें। हालांकि पर्टिकुलरली ये समझ लें कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के टॉपिक्स है वो साइंटिफिक के टॉपिक्स है, परंतु इन दिनों कुछ प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में जेनेटिक इंजीनियरिंग से भी पूछे जाते हैं, राइट। उसके बाद बेसिकली रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट, बोथ पर्टिकुलरली प्लांट एंड एनिमल में। रिस्पायरेटरी सिस्टम को आप देखें, राइट। अगेन पर्टिकुलरली आप देखिए ये जो डिजीज से संबंधित होंगे, राइट, इसमें विशेष रूप से आपको यही देखना है, राइट, कि जो ब्लड ग्रुप है, सेल है, गेटिंग वेल ना, उसके जो पॉपुलर टॉपिक्स है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित जो टॉपिक्स है, राइट, श्वसन तंत्र जो है, अगेन है ना, फोटोसिंथेसिस है ना, इसको भी इसमें पर्टिकुलरली शामिल करें, राइट। लाइट रिएक्शन क्या है, डार्क रिएक्शन क्या है, इसके इम्पैक्ट और इम्प्लीकेशन क्या होते हैं, म्यूटेशन क्या है, राइट। और जनरल पर्टिकुलरली जो थ्योरी है, अब ये जो बायोलॉजिकल थ्योरी है, उसको भी थोड़ा, उसके पर्टिकुलरली प्रतिपादकों के नाम इत्यादि आप देख के इस टॉपिक से संबंधित पर्टिकुलरली टॉपिक्स के काम चला सकते हैं, गेटिंग वेल ना। अगेन क्योंकि पर्टिकुलरली आप जान रहे हैं कि इन दिनों बायोलॉजी से अधिक बल जो है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री पर दिए जा रहे हैं, राइट। प्योर बायोलॉजी से 3 से 4 क्वेश्चन ही समान रूप से आपको मिलेंगे, राइट। रिमेनिंग क्वेश्चन इस टॉपिक्स और मेडिकल साइंस से मिलेंगे। तो एग्रीकल्चर में किस टॉपिक्स पर बल दिए जाए, तो सिंपली आप देखिए कि एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर कंडीशन फॉर द क्रॉप, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन पर्टिकुलरली टाइप ऑफ सीड्स, राइट, बीजों के प्रकार, जो नए पर्टिकुलरली बीज है ना, जो संकर बीजों के विकास हुए हैं, हाई इंडिंग वैरायटी सीड के विकास हुए हैं, राइट। जैसे मान लीजिए कि सोनोरा 64 ये जो गेहूं के बीज हैं, राइट। इसके अलावा है ना ताइचुंग नेटिव जो राइस के बीज हैं, राइट। इसी तरह ज्वार के जो बीज हैं, रागी के जो बीज हैं, मक्के के जो नए नए बीज आ रहे हैं, उनके बारे में, उनकी विशेषता के बारे में आपको देखिए। कॉटन, वीटी, इस तरह के पर्टिकुलरली उनकी उस तरह के बीजों की क्या विशेषता है। अगेन यू सी ड्राउट रेसिस्टेंट सीड जो अभी विकसित किए जा रहे हैं, और इस सीड को विकसित करने वाली संस्था से भी कुछ प्रश्न शायद प्रारंभिक परीक्षा में इन दिनों उठाए जा रहे हैं, गेटिंग वेल ना। इसी तरह एनिमल हस्बेंड्री में भी जैसे कैटल के ब्रीड पर विशेष क्वेश्चन रहेंगे। एग्रीकल्चर में जो प्लांट डिजीज से संबंधित क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण हो गए हैं इन दिनों, गेटिंग वेल ना, राइट। विशेष पर्टिकुलर प्रकार के पशुओं के नस्ल के बारे में, जैसे बकरी के नस्ल के बारे में, ऊंट के नस्ल के बारे में, है ना। अगेन पर्टिकुलरली यूसी यहाँ बुफेलो के नस्ल के बारे में, गाय के है ना विशिष्ट नस्ल के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, राइट। अगेन पर्टिकुलरली उनके इंसेमिनेशन सेंटर भारत में कहाँ कहाँ है, उस पर उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख लें आप, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन, और जो मेडिकल साइंस है इसमें बेसिकली मैं समझता हूं कि इस टॉपिक्स में कंबाइंडली यू कैन सी कि जो ग्लैंड्स के बारे में भी आपको देखने होंगे, राइट, ग्लैंड्स के बारे में विशेष रूप से, और बैक्टीरियल डिजीज के बारे में, बैक्टीरियल डिजीज, फंगस डिजीज के बारे में, गेटिंग वेल ना। जो रिसेंटली अक्रिंग कोविड-19 के कैरेक्टर के बारे में, इससे संबंधित वैक्सीन के बारे में जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में, राइट, है ना। तो इस तरह के टॉपिक्स यदि आप करंट अफेयर्स के साथ जोड़ कर देखें तो मैं समझता हूं कि इससे लगभग पर्टिकुलरली 30 से 35 प्रश्नों के उत्तर करने की स्थिति में आप होंगे, राइट। निश्चित रूप से ये समझें कि काफी अधिक वक्त किसी विशेष टॉपिक्स पर नहीं देना है, क्योंकि यदि सबसे समस्या ये होती है कि जब परीक्षा सामने हो और काफी कम समय हो, और यदि किसी टॉपिक्स विशेष पर ही आप विशेष बल देते हैं तो आपकी तैयारी इसेंट्रिक हो जाती है, गेटिंग वेल। तो बेहतर यही है कि आप एक दिनचर्या सुनिश्चित कर लें और फिक्स कर लें कि नहीं, इस टॉपिक्स के लिए रिवीजन के लिए मैं आधे घंटे का ही समय दूंगा, तो उसी का अनुसरण आप करें, गेटिंग वेल। यदि सपोज कीजिए कि फिजिक्स साइंस के लिए आपने सुनिश्चित किया है कि नहीं 1 से 1.5 घंटा ही मात्र हम इस पर देंगे और इसके आधार पर ही हम
परीक्षा में सफलता की रणनीति बनाएंगे, वह भी एक बेहतर प्रकरण उपाय हो सकता है, परंतु कंसिस्टेंसी शुड बी मेंटेन टिल द एग्जामिनेशन इज ओवर। गेटिंग बोला। अब देखिए दूसरे जो पर्टिकुलरली महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उसकी भी हम चर्चा करें। दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक्स साइंस के अलावा टोटल टॉपिक्स में लगभग 30 से 35 प्रश्न तो साइंस के होंगे। फिर आप देखिए पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में गेटिंग बोला, संविधान राज्य व्यवस्था में किस तरह के प्रश्न आएंगे। तो विशेष रूप से रणनीति यह बनाई जानी चाहिए कि जो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें जो वर्णित टर्म है जैसे डेमोक्रेसी, सोवेरियनिटी, सेकुलरिज्म, समाजवाद की अवधारणा, राइट, इक्वलिटी, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की अवधारणा, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की अवधारणा, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस की अवधारणा, एलॉन्ग विथ एसोसिएटेड आर्टिकल्स। गेटिंग वेल, जैसे यदि हम आर्थिक न्याय की बात करते हैं तो हम लोग इसको आर्टिकल 39 से जोड़ें। यदि हम पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं तो पर्टिकुलरली हम इसको आर्टिकल 326 से जोड़कर वहां पर्टिकुलरली को नोट डाउन कर लें। गेटिंग वेल ना। यदि हम बेसिकली समाजवाद की बात करते हैं तो वन शुड गो थ्रू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो मेरा ऐसा मानना है कि एटलीस्ट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से 1 से 50 आर्टिकल तक, राइट, 1 से 50 आर्टिकल तक तैयारी करने की रणनीति, और ऐसा नहीं कि डिटेल करने की आवश्यकता टू बी नोटेड। जैसे उदाहरण के लिए हम ये बता रहे हैं, यदि आप स्टार्ट करें सपोज करें कि आर्टिकल 1, तो व्हाट इज आर्टिकल फर्स्ट? तो आर्टिकल फर्स्ट डिफाइन इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। आर्टिकल 2 विदेशी क्षेत्रों को भारतीय संघ में शामिल करने के प्रावधान। आर्टिकल 3 भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के प्रावधान। आर्टिकल 4 के तहत भारतीय संसद को यह अधिकार प्रदान किए गए हैं कि वह संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के प्रकाश में विधि का निर्माण करे, राइट। और इन्हीं विधि के निर्माण का, इसी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय संसद ने बिहार राज्य का भी पुनर्गठन किया था, उत्तर प्रदेश का भी पुनर्गठन किए गए, हाल में जम्मू कश्मीर राज्य के भी पुनर्गठन किए गए। गेटिंग वेल ना। तो एक्चुअली इस तरह के पर्टिकुलरली राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया, राइट, रिसेंट ईयर में जो हाल के वर्षों में जिन राज्यों के पुनर्गठन किए गए, राज्यों के निर्माण किए गए, उससे संबंधित पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बट यू शुड नो दैट कि राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को संविधान संशोधन नहीं माने जाते, क्योंकि राइट यह सामान्य मत से ही दोनों सदन से पारित किए जाते हैं। इसके लिए विशेष मेजोरिटी की आवश्यकता नहीं होती, एंड इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल, है ना। अब इट इज नॉट कंसिडर्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एज पर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। फिर आप देखिए, फिर ये 4 तक इस तरह आपको याद करना है, 1 या 2 शब्द, गेटिंग वेल ना। फिर आप आर्टिकल 5 पर आइए, तो आर्टिकल 5 सिंपली स्टेट दैट, है ना, डिफाइन हु विल बी कंसिडर्ड एज द सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 26 जनवरी 1950 को किस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा, क्योंकि आप जान रहे थे कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, राइट। और संविधान में जो अधिकार हैं, कुछ अधिकार नागरिकों को ही विशेष रूप से प्राप्त है, परंतु कुछ अधिकार नागरिक और विदेशी, जिसको एलियन कहते हैं, दोनों को प्राप्त है। तो यह आवश्यक था कि कौन से व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे उसको आइडेंटिफाई किया जाए, और उसी के प्रकाश में आर्टिकल 5 को शामिल किए गए। गेटिंग वेल ना। फिर आप देखिए आर्टिकल 6 सिंपली पर्टिकुलरली कि भारत विभाजन के पश्चात जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए उसके नागरिकता के संदर्भ में आर्टिकल 6 है। आर्टिकल 6 है तो याद हो गया आर्टिकल 6, राइट। फिर आर्टिकल 7 जो है, क्योंकि आप जानते हैं कि 5 से 11 सिटीजनशिप एस्पेक्ट है, तो आर्टिकल 7 कहता है कि पार्टीशन के पश्चात ये पाकिस्तान बना और ये इंडिया बना, तो कुछ व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान गए और पुनः पर्टिकुलरली अस्थायी अनुज्ञा के तहत भारत में लौट आए, उसके नागरिकता के संदर्भ में प्रावधान आर्टिकल अनुच्छेद 7 में है। गेटिंग वेल। आर्टिकल 8 क्या कहता है, तो भारतीय मूल के विदेश में निवास करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के संदर्भ में ये प्रावधान है। गेटिंग वेल। आर्टिकल 9 कहता है पर्टिकुलरली कि यदि कोई भारतीय नागरिक विदेश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के नागरिक को उसके नागरिक अधिकारों से वंचित करने का अधिकार मात्र भारतीय संसद को है, राज्य विधायिका को नहीं। गेटिंग वेल। और आर्टिकल 10 भारतीय संसद को नागरिकता के संदर्भ में विधि बनाने के, है ना, व्यापक अधिकार प्रदान करता है, और इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए भारतीय संसद ने स्वतंत्रता के पश्चात इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 पारित किया, जो कई बार संशोधित हो चुके हैं, राइट। आवश्यकता, समय, काल, क्योंकि बिकॉज यू सी
सोसाइटी जो है, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन पेरेंट लॉ है, गेटिंग वेल ना, और सोसाइटी एक व्यक्तात्मक पहलू है, इसके टेम्पोरल एंड स्पेशल डायमेंशन होते हैं, समय के साथ इसमें परिवर्तन होते हैं। इस तथ्यों को स्वीकारते हुए भारतीय संविधान निर्माताओं ने, राइट, भारतीय संविधान में संशोधन के प्रावधानों को शामिल किया। कुछ संशोधन सिंपल मेजोरिटी से भी संभव है, कुछ एब्सोल्यूट मेजोरिटी से संभव है, गेटिंग वेल ना। फिर आप देखिए कि पर्टिकुलरली जो पार्ट थर्ड है, पार्ट फर्स्ट आपने देख लिया, पार्ट सेकंड की किस तरह के पर्टिकुलरली प्रावधान हम लोग कैसे याद करेंगे। फिर आप देखिए आर्टिकल पर्टिकुलरली जो पार्ट थर्ड है, इसमें फंडामेंटल राइट है, राइट। जैसे हमने बताया कि एक आर्टिकल से 51 आर्टिकल तक, इसका मतलब है कि जो 4 सेक्शन हैं, फर्स्ट पर्टिकुलरली यूनियन एंड टेरिटरी, सेकंड सिटीजनशिप, थर्ड पर्टिकुलरली फंडामेंटल राइट, फोर्थ पर्टिकुलरली डीपीएसपी, इससे संबंधित पर्टिकुलरली आर्टिकल आपको याद करने होंगे, राइट। लगभग संपूर्ण आर्टिकल आप याद करें। जैसे आर्टिकल 12 जो फंडामेंटल राइट का भाग है, सिम डिफाइन द स्टेट, कि राज्य के अंतर्गत किसको शामिल करेंगे, गेटिंग वेल ना। आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू के प्रोविजन है, गेटिंग वेल ना, न्यायिक पुनरावलोकन के प्रावधान वहां शामिल किए गए हैं। आर्टिकल 14 समता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी, इसके लिए ना इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ की बात करता है। आर्टिकल 15 भारत राज्यों को यह निर्देश देता है कि वह कास्ट, सेक्स, प्लेस एंड डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर नागरिकों के मत विभेद नहीं करेगा। आर्टिकल 16 भारत के सभी नागरिकों को सरकारी सेवाओं में अवसर की समानता उपलब्ध कराता है। आर्टिकल 17 छुआछूत का अंत करता है। आर्टिकल 18 स्टेट को प्रोहिबिट करता है कि वह किसी भी नागरिकों को ऐसा टाइटल उपलब्ध, स्टेट ओन्ड टाइटल उपलब्ध नहीं कराए, राइट। आर्टिकल 19 व्यापक अधिकार है, जिसमें घूमने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता इत्यादि भी शामिल है। आर्टिकल 20 है ना, में जो प्रावधान है वो 2 तरह के विशेष रूप से प्रावधान है, बेसिकली आप जानते हैं, राइट। अगेन पर्टिकुलरली आर्टिकल 21 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से संबंधित है, और आर्टिकल 22 जो है वो प्रिवेंसिव डिटेंशन प्रोविजन से है। आर्टिकल 23 राइट प्रोहिबिशन है ना ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर से संबंधित, और चाइल्ड लेबर से जो रिसेंट पर्टिकुलरली 2016 में जो अधिनियम बने उसके बारे में थोड़ा आप ध्यान दें, 1-2 लाइन पर्टिकुलरली आप देख लीजिए कि इट इंश्योर टोटल प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, राइट, गेटिंग वेल ना। तो इस तरह के पर्टिकुलरली संबंधित जो आर्टिकल 25 आर्टिकल जो 25 से लेके 28 तक जो आपके आर्टिकल हैं वो विशेष रूप से धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करता है, गेटिंग वेल ना। और 29-30 है ना शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। आर्टिकल 31 डिलीटेड एंड आर्टिकल 32 है ना रिट प्रोविजन है। सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिए गए हैं कि फंडामेंटल राइट के वायलेशन की स्थिति में, राइट, किसी भी भारतीय नागरिक को सुप्रीम कोर्ट में है ना सीधे याचिका दायर करने का अधिकार है, और इस अधिकार के इन्फोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा। तो रिट जब आप पढ़ें तो आर्टिकल 32 और 226 को कंपैरिजन करके पढ़ें, क्योंकि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को रिट याचिका है ना रिट जारी करने का अधिकार है, जबकि आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। परंतु दोनों में मौलिक अंतर यह है कि सुप्रीम कोर्ट मात्र मौलिक अधिकार के इन्फोर्समेंट हेतु ही रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट न सिर्फ मौलिक अधिकारों के इन्फोर्समेंट के लिए बल्कि अदर टाइप ऑफ लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए भी हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। इस संदर्भ में हाई कोर्ट के अधिकार अधिक व्यापक है, परंतु सुप्रीम कोर्ट के अधिकार अधिक सुपीरियर हैं, राइट, गेटिंग वेल ना। मतलब हाई कोर्ट होल्ड्स मोर एक्सटेंसिव पावर बट सुप्रीम कोर्ट होल्ड मोर सुपीरियर पावर, बिकॉज अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट यू कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, गेटिंग वेल ना। तो इस तरह की अवधारणा। फिर अब फंडामेंटल जो डीपीएसपी है, आप जानते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक राइट इसका ऑब्जेक्टिव है, राइट, है ना। यह राष्ट्र को लोक कल्याणकारी राज्य बनाता है, भारत को लोक कल्याणकारी राज्य बनाता है। सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल, गेटिंग वेल, विशेष रूप से बिहार में आर्टिकल 47 को भी विशेष रूप से देखें, गेटिंग वेल ना। फिर आप आर्टिकल 46 को दे सकते हैं। आर्टिकल 44 जो इन दिनों कंट्रोवर्शियल है, उसके बारे में सामान्य आइडिया, नॉट डिटेल, गेटिंग वेल ना। यूनिवर्सल सिविल कोड की जो बात की गई है, राइट, आखिर यूनिवर्सल सिविल कोड की मौलिक अवधारणा क्या है। बहुत सारे वीडियो में जब यूनिवर्सल सिविल कोड देखेंगे, है ना, तो शिक्षक सभी कुछ बतलाते हैं, लेकिन यूनिवर्सल सिविल कोड है क्या,
इसकी चर्चा नहीं करते। तो बेसिकली यूनिवर्सल सिविल कोड का तात्पर्य यह नहीं है कि हम क्रिश्चियन लॉ को मुस्लिम लॉ के बारे में अध्ययन करें। यूनिवर्सल सिविल कोड पर्टिकुलरली यह कहता है कि सभी समुदाय के लोगों के लिए एक यूनिफॉर्म लॉ बने जिसके तहत मैरिज, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, डिवोर्स एंड एडॉप्शन जैसे विषयों पर एडमिनिस्ट्रेशन या पर्टिकुलरली एडमिनिस्ट्रेशन हो पाए। ये ठीक है ना। तो मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन 5 ऐसे मुद्दे हैं, ये 5-6 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग लॉ हैं। आर्टिकल 44 का उद्देश्य है कि इन सभी मुद्दे पर भारत में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून लागू हो। दिस इज रेफर्ड टू समान नागरिक संहिता या यूनिवर्सल सिविल कोड। गेटिंग वेल ना। आर्टिकल 46 में सामाजिक न्याय की बात की जाती है, आप जानते हैं। गेटिंग वेल ना। तो इस तरह के पर्टिकुलरली टॉपिक्स को आप लेके मतलब राइट फ्रॉम आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 51 आप याद करें। इसके अलावा कोई महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन जैसे लोकसभा से संबंधित अनुच्छेद, राज्यसभा से संबंधित अनुच्छेद, प्रेसिडेंशियल पावर से महत्वपूर्ण अनुच्छेद टू बी नोटेड, आर्टिकल 53 महत्वपूर्ण है, राइट। फिर आप देखिए इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से संबंधित आर्टिकल 54, 55 महत्वपूर्ण है। अगेन इम्पीचमेंट प्रोसेस से संबंधित आर्टिकल महत्वपूर्ण, आर्टिकल 123 महत्वपूर्ण है, राइट। अध्यादेश जारी करने का अधिकार जिसको हम कहते हैं। फिर आर्टिकल 72 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट, है ना, कि जो न्यायिक शक्तियां राष्ट्रपति को है, क्षमादान देने की शक्तियां, जिसके वर्णन आर्टिकल 72 में। तो उसको थोड़ा ठीक से देखें कि आखिर उसमें क्या तथ्य है, उसकी बेसिक भावना क्या है, और उसके अनुरूप पर्टिकुलर आर्टिकल 72 को आप एनालाइज करने का प्रयास करें, राइट। लेकिन टू बी नोटेड, नॉट इन डिटेल। ये ठीक है ना। फिर आप देखिए जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है उनसे संबंधित आर्टिकल और उसके फंक्शन को आप शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आर्टिकल 280 के तहत फाइनेंस कमीशन के प्रावधान है, तो इसकी भूमिका क्या है, राइट। आप जानते हैं कि फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर टैक्स रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र राज्य के बीच होता है, राइट। सिंपली मान लीजिए कि 100 रुपया पेट्रोल टैक्स से सेंटर ने कलेक्ट किया, तो फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग ने यह रिकमेंडेशन दिया कि इस 100 में से सपोज कीजिए कि 50 रुपया राज्यों को वितरित कीजिए और 50 रुपया केंद्र अपने पास रखे। तो इन 50 रुपये का वितरण राज्यों के बीच कैसे होगा, इसके बारे में सुप्रीम फाइनेंस कमीशन विशेष रूप से कोई दिशा निर्देश नहीं देता, और सरकार पर्टिकुलरली राज्यों के बीच संसाधन का आवंटन जो करती है उसके लिए गाडगिल फार्मूला, रिवाइज गाडगिल फार्मूला, रिसेंटली प्रणब मुखर्जी फार्मूला के आधार पर ऐसा किया जाता है, राइट। जिसके से कुछ राज्यों में असंतोष भी है, कुछ राज्य विशेष राज्य के दर्जा की मांग करते हैं, जैसे बिहार में, बिहार विशेष राज्य के दर्जा का मांग करता है। क्या कारण है, तो आपको यह स्पष्ट करना होगा कि स्पेशल स्टेटस और स्पेसिफिक कैटेगरी स्टेटस क्या है। मैंने बिहार स्पेशल स्टेटस जैसे जम्मू कश्मीर को प्राप्त था उसकी मांग नहीं करता, बिहार स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग करता है, राइट, है ना। उससे पर्टिकुलरली कुछ विशेष सुविधा जीएसटी में, टैक्सेशन से संबंधित कुछ पर्टिकुलरली केंद्रीय अनुदान से विशेष पर्टिकुलरली पैकेज राहत पर्टिकुलरली राज्यों को मिलेगी। तो उस तरह के इश्यूज को आप देखें। फिर इलेक्शन कमीशन से अभी हाल में इलेक्शन कमीशन ने कुछ रिफॉर्म किए हैं, है ना। बिहार में जो मेयर चुनाव होने वाला है उसमें जो रिफॉर्म किए गए हैं। फिर आप देखिए रिसेंटली पर्टिकुलर इलेक्शन कमीशन ने, राइट, स्थानीय निकायों के द्वारा एमएलसी के निर्वाचन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण संशोधन किया है। तो ऐसे विषयों को पर्टिकुलरली आप लेकर बढ़े। आर्टिकल 324 का थोड़ा अध्ययन कर लें, फिर आप नेशनल आर्टिकल 341 का अध्ययन करें, है ना, आर्टिकल 338 का अध्ययन करें, राइट। तो इस तरह के पर्टिकुलर जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, सीएजीआई का विशेष रूप से क्या भूमिका हो सकती है, लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर पब्लिक फाइनेंस, डिटेल बजट के बारे में, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के बारे में, मनी बिल के बारे में विशेष रूप से देखिए, फाइनेंस बिल के बारे में विशेष रूप से देखिए। मतलब इन सारे टॉपिक्स को पॉलिटी में आप, है ना, रिवाइज करने के दृष्टिकोण से इसको देख सकते हैं। बेसिकली समझ में आना। राज्य विधायिका के संदर्भ में कुछ प्रोविजन आ सकते हैं। केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध इन दिनों काफी विवादित है, तो इससे क्वेश्चन आएंगे बिहार में विशेष रूप से, क्योंकि अधिकांश बिहार की राजनीतिक दल जो हैं वो विशेष राज्य के दर्जा की मांग कर रही है। तो उसके पर्टिकुलरली वो संबंध जब आप देखेंगे, वित्तीय संबंध, प्रशासनिक संबंध, विधायी संबंध, तो इससे पर्टिकुलरली एक कवरेज आपको प्राप्त होगा, राइट। फिर आप देखिए कि जैसे संघ लोक सेवा आयोग, है ना, या राज्य जो लोक सेवा आयोग है उसके गठन की प्रक्रिया, है ना। फिर सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति, जिसको हम कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। जैसे मोदी सरकार ने
नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाया था, जिसको 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने अविधिमान असंवैधानिक घोषित कर दिया और पूर्व व्यवस्था लागू कर दी। तो उसके कुछ संबंधित प्रावधान इत्यादि को आप देख सकते हैं, राइट, जिससे पॉलिटी के और पंचायती राज संस्था विशेष रूप से, राइट, बिहार के संदर्भ में भी यहाँ जो विशेष आरक्षण के प्रावधान SC ST के लिए, राइट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो प्रावधान है, महिलाओं के लिए जो प्रावधान है ना, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को, है ना, आप देखें और किस प्रकार पंचायती राज संस्था बिहार में, है ना, ग्रामीण विकास के परियोजना के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसको थोड़ा हाईलाइट करें, ठीक है ना। अब देखिए कि पॉलिटी के अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स के लिए वह इकोनॉमी है, राइट। इकोनॉमी में किन मुद्दे पर, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, राइट, इंडियन इकोनॉमी। देखिए जब इकोनॉमी के टॉपिक्स को आप करेंगे, इकोनॉमिक प्लस बिहार इकोनॉमी, दोनों को आप देखिए। जैसे यहाँ के बजट को देखिए तो बिहार के बजट को भी देखिए, राइट, महत्वपूर्ण है। अगेन यू सी, है ना, GST के प्रावधान, GST के प्रावधान, राइट, ये महत्वपूर्ण है इंडियन इकोनॉमी में। मतलब यू कैन से कि टैक्सेशन सिस्टम पर आप देखें, टैक्सेशन सिस्टम, राइट, बजट में जो टैक्स नए टैक्स लाए गए, पुराने टैक्स को घटाया गया, कुछ टैक्स के दरों में वृद्धि की गई, उसका पर्टिकुलरली कॉन्सेप्ट क्या था, राइट। फिर ओल्ड एज जो सिटीजन है उनको स्पेशल जो टैक्स है ना, टैक्स पर्टिकुलरली रिबेट दिया गया, गेटिंग वेल ना, तो या कृषकों के लिए विशेष जो व्यवस्था की गई उस प्रावधानों को, मतलब बजट को, अब बजट महत्वपूर्ण है, बजट को आप डिटेल देखें, राइट। लेकिन डिटेल देखने का ये मतलब नहीं, आप कुछ एरियाज को देख लें, एग्रीकल्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव जो सरकार ने बजट के संदर्भ में जो एलोकेशन किया, एजुकेशन के संदर्भ में जो पर्टिकुलरली जो है ना, जो एलोकेशन, नए एलोकेशन बिहार में और केंद्रीय बजट में जो आए उसको पर्टिकुलरली शामिल आप करें, है ना। रेलवे के बजट को भी आप देखें, रेलवे बजट में जो प्रावधान, हालांकि पर्टिकुलरली आपको पता ही है कि दोनों को इंटीग्रेट कर दिया गया है, लेकिन उसके महत्वपूर्ण प्रावधानों को आप पर्टिकुलरली शामिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इकोनॉमी में इसके अलावा पर्टिकुलरली टैक्सेशन हमने बतलाया, बजट आप देख लीजिए, राइट। जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ GDP, GNP, नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम, राइट, और इसके कैलकुलेशन की विधि पर थोड़ा पर्टिकुलरली आप ध्यान दें, गेटिंग वेल ना। इसके बाद प्लानिंग, नियोजित विकास की प्रक्रिया आप देखिए, इंक्लूडिंग नीति आयोग, गेटिंग वेल ना। और जो इकोनॉमिक सर्वे के, है ना, आर्थिक सर्वेक्षण के जो आंकड़े हैं एग्रीकल्चर से, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से, इंडस्ट्री से, सोशल सेक्टर से, राइट, है ना, इस तरह के टॉपिक्स को ही आप, इन्वायरमेंट से संबंधित जो टॉपिक्स है इन आंकड़ों पर ही विशेष बल दे। संपूर्ण आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित आंकड़े को पढ़ने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं, और ये संभव भी अभी तत्कालिक रूप से नहीं है, राइट। मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ा देखें, राइट, फिर फिस्कल पॉलिसी पर बल को ध्यान में रखें, और जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो रिसेंट रिपोर्ट दी है, राइट, उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो आप उस प्रकार के रिपोर्ट आपको कई बुक में भी मिलेंगे, तो उनके पर्टिकुलरली डेटा को आप देखें, बिहार की स्थिति, राइट, उन राष्ट्रीय आंकड़ों में फिर अंतर्राष्ट्रीय जो रिपोर्ट है उसमें भारत की जो स्थिति है, उस तरह के मुद्दे को आप देखें बेसिकली। तो इसमें इकोनॉमी में टैक्सेशन आपको देखना है, टैक्स रिसोर्स, बैंकिंग सिस्टम देखना है, इंश्योरेंस सेक्टर देखना है, कैपिटल मार्केट इनिशिएटिव देखना है, फॉरेन ट्रेड को आप बल दें, फॉरेन ट्रेड, FT, उसके BOP की स्थिति, BOP से भी प्रश्न आएंगे, गेटिंग वेल ना। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, राइट, एंड लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ प्रश्न हो सकते हैं। तो सामान्य रूप से आप WTO के प्रावधानों को यदि ध्यान से देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन पर्टिकुलरली आपसे बन जाएंगे, राइट। बहुत अधिक समय नहीं देना है, हम बार बार बोल रहे हैं कि इसको डिटेल नहीं करना है। राइट नाउ द ओनली ऑप्शन फॉर यू इज टू गो थ्रू शॉर्टकट मेथड, गेटिंग वेल ना। तो हमने पर्टिकुलरली साइंस के बारे में के बारे में हाईलाइट किया, हमने पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हमने इकोनॉमी के बारे में किया। अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ज्योग्राफी है, राइट, ज्योग्राफी भी काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें एक फिजिकल ज्योग्राफी में, राइट, जैसे लैंडफॉर्म के बारे में विथ एग्जाम्पल आप पढ़ें, गेटिंग वेल ना। लैंडफॉर्म, राइट, फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म, राइट, सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म और थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म विशेष रूप से, गेटिंग वेल। थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म जैसे प्रथम वर्ग की स्थलाकृति में कंटिनेंट एंड ओशन शामिल है, द्वितीय वर्ग की स्थलाकृति में माउंटेन, प्लेटो इत्यादि शामिल है, और तृतीय वर्ग की स्थलाकृति में नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति, वायु के द्वारा निर्मित स्थलाकृति,
राइट, ग्लेशियर के द्वारा और ओशनिक वेव के द्वारा बनाए गए स्थलाकृतियों को शामिल करते हैं। तो इनको एग्जाम्पल क्लाइमेटोलॉजी पर विशेष बल दे। क्लाइमेटोलॉजी, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एटमोस्फियर, राइट, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एटमोस्फियर, वायुमंडल की संरचना, अगेन थर्मल बेल्ट, तापीय है ना जो पर्टिकुलरली क्षेत्र है भारत का, उसके प्रेशर बेल्ट की अवधारणा, टाइप ऑफ रेनफॉल, फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन, वर्षण के स्वरूप, एंड क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया, क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ बिहार, राइट, एंड सर्टेन स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन ऑफ द वर्ल्ड। जैसे क्वेश्चन आएंगे कि इक्वेटोरियल रीजन पर किस तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन है। यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन यह है कि प्रतिदिन 2 बजे तक प्रतिदिन इंटेंस कॉन्वेक्शनल एक्टिविटी होते हैं, शाम में प्रतिदिन इंटेंस कॉन्वेक्शनल रेनफॉल और रात में आकाश स्वच्छ होता है। विंटरनेस क्लाइमेट है, अपना जानते हैं। चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट में 90% रेनफॉल समर सीजन में होंगे, राइट। फिर आप देखिए यहाँ कि जो मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होंगे वहाँ 90% वृष्टि जो है वह बेसिकली विंटर सीजन में होंगे, राइट। यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट जिसको ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं, साल भर वृष्टि होती है। तो इस तरह के पर्टिकुलरली कैरेक्टरिस्टिक एरिया जो है, जैसे सपोज कीजिए कि पूछा जाए है ना कि 35 से 45 डिग्री है ना अक्षांशों के बीच महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र में जो भाग होंगे वहां मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा, और पूर्वी क्षेत्र में जो भाग होंगे वो चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा, चाहे वो क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में ही क्यों नहीं हो, है ना। तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट का विकास आप करेंगे तो बेहतर पर्टिकुलरली कवरेज हो सकता है। तो हमने बतलाया। अच्छे, फिर ओशनोग्राफी में आपको क्या करना है, तो मुख्य रूप से ओशनिक करेंट, टाइड, राइट, और ओशन बॉटम रिलीफ फीचर के कुछ एग्जांपल्स है ना, और कोरल रीफ, प्रवाल भित्तियां, ये टॉपिक्स प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, राइट। मृदा, सॉइल, तो सॉइल में पर्टिकुलरली एक जनरल आइडिया आपको होना चाहिए कि सॉइल है क्या, जैसे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ का है ना जटिल मिश्रण है। तो मृदा की उत्पत्ति कैसे होती है, टाइप ऑफ सॉइल इन द ग्लोबल कंटेक्स्ट, राइट, टाइप ऑफ सॉइल इन इंडिया, टाइप ऑफ सॉइल इन बिहार, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ मृदा क्षरण के कारण एवं इससे संबंधित उपाय, राइट, ये सब महत्वपूर्ण कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो आपको फिजिकल एस्पेक्ट में देखते हैं, राइट। जहां तक ह्यूमन प्लस सोशल ज्योग्राफी का प्रश्न है तो मुख्य रूप से अभी चूंकि समय कम है तो आप बेसिकली रिसोर्स ज्योग्राफी से संबंधित डेटा को रिवाइज करने का प्रयास करें। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल गैस है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर है, राइट, मैग्नीज है, कॉपर है। तो इस तरह के क्वेश्चन भारत में यानी बिहार में कहाँ मिलते हैं, भारत में कहाँ मिलते हैं, और विश्व में इसके वितरण कहाँ है। यह यदि पर्टिकुलरली देखिए 6th क्लास के रीजनल ज्योग्राफी में आपको इस तरह के डेटा मिलेंगे यदि आपके पास अवेलेबल है। अधिक उतावलापन की आवश्यकता नहीं और न तो बहुत पर्टिकुलरली चिंतित होने की आवश्यकता। इफ यू आर हैविंग, यू शुड नॉट परचेज पर्टिकुलरली एनी फ्रेश बुक राइट नाउ, राइट। यदि है तो आप पर्टिकुलरली इस तरह के रीजनल टॉपिक्स को जरूर ध्यान दें, राइट। सेंसस के डेटा को आप जरूर रिवाइज कर लें, बिहार और भारत के सेंसस के डेटा को, राइट। अर्बनाइजेशन का जो से संबंधित जो डेटा है, रूरल पॉपुलेशन का जो डेटा है, सेक्स रेशियो से संबंधित जो डेटा है, फैक्टर है ना, ये मोर्टेलिटी रेट से संबंधित पर्टिकुलरली जो डेटा है, राइट। इस तरह के डेटा विशेष रूप से आप याद करें और बिहार में और भारत में, राइट, समाज कल्याण कार्यक्रम के संदर्भ से संबंधित डेटा को भी आप ध्यान में रखें, राइट। इससे पर्टिकुलरली ज्योग्राफी के टॉपिक्स पूरे होंगे, राइट। अब देखिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जरूर देखें। नेशनल हाईवे, राइट, कौन से नेशनल हाईवे बिहार से गुजरती है, इसकी लंबाई कितनी है, किन किन है ना जिला को ये पर्टिकुलरली जोड़ती है। इस तरह के प्रावधान पर्टिकुलरली विशेष रूप से आपके लिए प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट होंगे। तो ज्योग्राफी में इन सारे टॉपिक्स को देखना है। जहां तक हिस्ट्री का प्रश्न है तो हिस्ट्री में जिन टॉपिक्स पर सर्वाधिक बल देना है उसमें फ्रीडम स्ट्रगल महत्वपूर्ण है। फ्रीडम स्ट्रगल, मॉडर्न इंडिया, राइट। तो आपको विशेष रूप से बतला दें कि मॉडर्न इंडिया में किन टॉपिक्स को रिवीजन करेंगे। तो मुख्य रूप से बिहार के स्वतंत्रता सेनानी, बिहार में जो स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो घटना है उनके स्वतंत्रता सेनानियों के नाम और स्थान, राइट, और उसके इम्पैक्ट, राइट, राष्ट्रीय आंदोलन के पर जो उसको प्रभाव पड़े उस तरह से क्वेश्चन विशेष रूप से आएंगे। तो यदि सपोज करें कि 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन या लगभग 15 से 20 क्वेश्चन यदि हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे तो आप समझिए कि लगभग 50 to 60% क्वेश्चन फ्रीडम स्ट्रगल से आएंगे। 3 से 4 क्वेश्चन ही है ना मध्यकाल से आते हैं
और लगभग 5 क्वेश्चन, राइट, 5 to 6 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित होंगे, जिसमें आप आर्ट एंड कल्चर पर विशेष रूप से, स्थापत्य कला पर विशेष रूप से बल दे सकते हैं, मगध से संबंधित। और बहुत सिंपल फॉर्म है कि बुद्धिस्ट, बौद्ध धर्म, राइट, जो पर्टिकुलरली जो जैन धर्म है, चूंकि बिहार से इसका संबंध रहा है, इस पर विशेष बल दे। गांधी जी का बिहार के साथ एसोसिएशन, राइट, 1857 में बिहार की भूमिका, राइट, स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका, उस तरह के टॉपिक पर्टिकुलरली फ्रीडम स्ट्रगल में देखें। इसमें भी पर्टिकुलरली मुख्य जो टॉपिक्स होंगे वो पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर से ही संबंधित आते हैं, राइट, और इस तरह के टॉपिक्स करके आप हिस्ट्री को कवर कर सकते हैं। विशेष रूप से बिहार आधारित ही इतिहास का आप संकलन करें और उसको रिवीजन करें। वर्तमान में यही आपके लिए बेहतर है। और बेहतर यह भी होगा कि दूसरे राज्यों के जो हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न पत्र आए हुए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, यदि इसका संकलन है तो उस हिस्ट्री को आप रिवीजन करें और बिहार पर विशेष रूप से फोकस करें। बिहार से संबंधित जो भी मटेरियल है उसके आधार पर। गेटिंग मिला? तो जैसे हमने साइंस के बारे में चर्चा की, इकोनॉमी के बारे में विशेष क्या रणनीति होनी चाहिए, ज्योग्राफी में किन विषयों को देखें, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में किन विषयों को देखें, हिस्ट्री में किस विषयों को देखें, राइट। अब मेंटल एबिलिटी पर भी आप बल दे। देखिए, मेंटल एबिलिटी जो प्रैक्टिस कर चुके हैं वही लड़के पर्टिकुलरली इस टॉपिक को उठाइएगा। जिन्होंने प्रैक्टिस इस विषय पर नहीं किया है उनके लिए सजेशन यह है कि आप छोड़ दें, ठीक है ना। उसके अलावे दूसरे टॉपिक्स पर बल दें, क्योंकि 100% को करने की तो आवश्यकता है नहीं। यदि 115 भी कट ऑफ जाता है तब भी 35 प्रश्न है ना आपके हाथ में है। गेटिंग वेल ना? तो ऐसी स्थिति में आपको टाइम मैनेजमेंट महत्वपूर्ण है अभी के समय में, जैसा मैं मानता हूं। गेटिंग वेल ना? यदि मान लीजिए कि जिन्होंने प्रैक्टिस किया है वो पर्टिकुलर उसमें जो मेंटल एबिलिटी के जो प्रश्न आते हैं ना वो एसएससी टाइप के या रेलवे टाइप के आएंगे। ये नहीं कि बैंकिंग टाइप के नहीं आएंगे, पीओ टाइप के नहीं आएंगे। कुछ क्वेश्चन डीआई से भी आ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एस से संबंधित, राइट, डायरेक्शन से संबंधित, स्पीड से संबंधित, गेटिंग वेल ना जी। कुछ क्वेश्चन हालांकि एल्जेब्रा से भी आते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उसके लिए आपको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा किसी एक प्रश्नों पर समय व्यतीत करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता कि महत्वपूर्ण है, राइट। क्योंकि प्रीलिम्स के लिए यह महत्वपूर्ण है कि समय मैनेजमेंट कैसे करें। टाइम मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कि किसी एक प्रश्न पर आप बहुत अधिक समय व्यतीत कर देते हैं तो दूसरे प्रश्न आप करने की स्थिति में नहीं होंगे, और उस एक प्रश्न के आधार पर आपका सिलेक्शन चयन भी नहीं हो सकता है, राइट। तो उनको और ओवरऑल पर्टिकुलरली आप देखिए कि बिहार स्पेशल में है ना क्या किन किन तथ्यों को आप देखेंगे तो बिहार के फिजिकल ज्योग्राफी, राइट, फिजिकल ज्योग्राफी में टोपोग्राफी के बारे में, पर्वत पठार मैदान के बारे में, रिवर इन बिहार बहुत महत्वपूर्ण है, ओरिजिन। यहाँ बिहार में एक स्पेशलिटी है जो स्प्रिंग है, हॉट स्प्रिंग है, राइट, है ना, गर्म सोता है। इसके टेम्परेचर अर्थ भी प्रश्न आते हैं। मतलब बेसिकली आप डेटा बेस्ड टॉपिक जरूर तैयार करें, राइट। बिहार से जो ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएंगे, बिहार के भौगोलिक संरचना से प्रश्न आएंगे, वो डेटा बेस्ड से आएंगे। कुछ क्वेश्चन जियोलॉजिकल पैटर्न पर भी हो सकते हैं, गेटिंग वेल ना, राइट। इसके अलावा बिहार के क्लाइमेट की स्थिति, जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो उसके साथ यदि अटैच करके पढ़े, जैसे बिहार के क्लाइमेट क्या है, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है, राइट। अधिकांश वृष्टि बिहार को मानसून से जून से सितंबर में प्राप्त होती है, गेटिंग वेल ना। बिहार भी टेम्परेट साइक्लोन के प्रभाव में दिसंबर में या जनवरी में आता है, जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। तो इस तरह के टॉपिक्स तो पर्टिकुलरली कॉमन रूप से आप पढ़ते हैं, गेटिंग वेल ना। बिहार सेंसस, बिहार सेंसस महत्वपूर्ण है। बिहार का एग्रीकल्चर, बिहार का ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड इंडस्ट्री इन बिहार एंड मोर पर्टिकुलरली रिसोर्सेज इन बिहार। इसको जरूर डेटा को बार बार देखें, राइट, है ना। जो पर्टिकुलरली अद्यतन जो आंकड़े हैं उस पर भी आप विशेष रूप से बल दें, उसके आधार पर आप बिहार स्पेशल कर सकते हैं, क्लियर ना। और विशेष रूप से आपको बतला दें कि जो बीपीएससी की जो रिसेंट प्रवृत्ति है वो बिहार गवर्नमेंट के वेलफेयर प्रोग्राम से कई संबंधित प्रश्न आते हैं, जैसे जल जीवन हरियाली योजना, है ना। इस तरह के जो बिहार सरकार के जो 7 निश्चय कार्यक्रम, 7 निश्चय फर्स्ट फेज, 7 निश्चय सेकेंड फेज, राइट, उस तरह के बिहार में पर्टिकुलरली जनजातियों के लिए जो विशेष कार्यक्रम चलाए महिलाओं के उत्थान के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इसके अलावा है ना युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए जो पर्टिकुलरली सरकार की जो रणनीति है, राइट, सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है, उस आधार पर जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसको आप करें। और विशेष रूप से, राइट, कुछ समय प्रतिदिन 2 घंटे
है ना। यदि आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं, तो कम से कम 2 घंटे करेंट अफेयर्स पर जरूर दें। और इस करेंट अफेयर्स में आपको ध्यान होना चाहिए, देखिए यूपीएससी के करेंट अफेयर और बिहार के करेंट अफेयर्स में एक मौलिक डिफरेंसेस है कि यूपीएससी में करेंट टॉपिक्स ही करेंट अफेयर्स में शामिल किया जाता है, जबकि बिहार में कभी कभी 2 वर्ष पुराने प्रश्न भी आप करेंट अफेयर्स के रूप में प्रश्न उठा दिए जाते हैं, राइट। तो इसीलिए यदि आप कर सकते हैं तो विशेष रूप से कम 1 वर्ष के करेंट अफेयर्स को तो निश्चित तैयार करें, ठीक है ना। 1 वर्ष के जैसे अभी मई में परीक्षा होने वाली है, तो आप ऐसा समझें कि फैब तक के जितने भी करेंट अफेयर्स इस फैब से, है ना, फैब 22 फैब से, है ना, ये 21 फैब से 22 फैब तक के जो जितने फरवरी तक जितने भी क्वेश्चन है पूरे जो प्रति मैंने मंथ वाइज आप उसको कलेक्ट किए करें, और आप विशेष रूप से उस पर हैं स्पोर्ट्स पर, अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन, यदि कोई कैलामिटी घटना हुई है उससे संबंधित क्वेश्चन, स्पोर्ट्स, अंतर्राष्ट्रीय, वह ना राजनीतिक घटनाक्रम, गेटिंग वेल ना, कोविड से संबंधित कुछ पर्टिकुलर रिसेंट डेटा जो आए हैं, कुछ अनुसंधान कार्यक्रम जो आए हैं, एनजीओ की भूमिका, इस तरह के जितने भी प्रश्न होते हैं ना, वो पर्टिकुलरली करेंट अफेयर में इन दिनों शामिल किए जाते हैं। फिर चुनाव की जो पिछले चुनाव के जो डेटा हैं, राइट, बिहार में चुनाव की प्रवृत्ति, जो पर्टिकुलरली जो प्रयास बिहार में, है ना, इलेक्शन रिफॉर्म के रूप में किए जाते हैं, पंचायती राज की भूमिका, इस तरह के जो करेंट टॉपिक्स हैं, यू शुड पर्टिकुलरली गो थ्रू इन डिटेल, गेटिंग वेल ना। और 2-4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मिसलिनियस आएंगे, है ना, 2-4% क्वेश्चन, उसके लिए आपको विशेष, है ना, विशेष चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जिसको हम जीके कहते हैं तो वो कहीं से आएगा पर्टिकुलरली, बेसिकली इन दिनों थोड़ा आप, क्योंकि पर्टिकुलरली विश्व युद्ध की ये रूस और यूक्रेन के विवाद के कारण विश्व युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है ना, तो ऐसी स्थिति में नाटो की भूमिका, यूएनओ की भूमिका, इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन विशेष रूप से वर्ल्ड बैंक, IMF, ओके, WTO, एशियन डेवलपमेंट बैंक, राइट, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इस तरह के पर्टिकुलर टॉपिक्स, इंटरनेशनल यूएन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, राइट, नेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, गेटिंग बोलना, तो इसके जो इस तरह के जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक संस्था है, उसके जो रिपोर्ट हैं, उस अद्यतन रिपोर्ट को, रिसेंट पर्टिकुलर रिपोर्ट को आप जरूर ध्यान में रखें, और उस रिपोर्ट में भारत की स्थिति और बिहार की स्थिति को विशेष रूप से हाईलाइट करें, राइट। मैं समझता हूं कि यदि आप इस अब अल्प अवधि में, जैसे जो टॉपिक्स है, फिर मैं कंक्लूड करूं, इतिहास के टॉपिक्स हो गए, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक्स हो गए, राइट। इन देखिए पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज जो आपको ऐड करना है कि 1 वर्ष में पार्लियामेंट के द्वारा जो महत्वपूर्ण अधिनियम बनाए गए, राज्य विधायिका के द्वारा जो महत्वपूर्ण अधिनियम बनाए गए, सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण जो वर्डिक्ट हैं, राइट, और पर्टिकुलरली हाई कोर्ट के इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट हैं, उसका समाकलन, उसका संग्रहण और उसको रिवाइज करने का प्रयास निश्चित रूप से करें, क्योंकि धीरे धीरे इन टॉपिक्स में भी एक रिसेंट प्रवृत्ति का विकास हुआ है, जिसके तहत करेंट टॉपिक्स पर विशेष बल दिए जा रहे हैं, बोलना। इकोनॉमी में जैसे हमने आपको बतला दिया, राइट, टैक्सेशन महत्वपूर्ण है, इंफ्रास्ट्रक्चर महत्वपूर्ण है, डिसइन्वेस्टमेंट टू बी नोटेड, राइट, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलाइजेशन, डीनेशनलाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन, पीपीपी मॉडल, इस तरह के मॉडल पर आप विशेष रूप से रणनीति तैयार करें, तो मैं समझता हूं कि आप निश्चित रूप से सफल होंगे, राइट। एक बात सुनिश्चित कर लें कि मन में ये बैठा लें कि प्रारंभिक परीक्षा जस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट है, सामान्य अध्ययन के आधार पर, सामान्य अप्रोच के आधार पर भी आप प्रारंभिक परीक्षा को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, गेटिंग वेल ना, राइट। साथ ही साथ आप जो प्रश्न पत्र, जब आप परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो आपको इस तथ्यों पर बल देना होगा, ध्यान रखना होगा, एक तो कॉन्फिडेंस को आपको मेंटेन करना है, नंबर 1, राइट, क्योंकि अधिकांश लड़के सीजनल लड़के होते हैं। ये जितने भी आप फॉर्म देख रहे हैं उसमें वो 4 लाख लड़के मैं समझता हूँ, है ना, कि रेलवे एसएससी की तैयारी करने वाले लड़के हैं जो आपके कंपटीटर नहीं है, टू बी नोटेड। वो किसी तरह प्रीलिम्स में लेकिन घुसने का प्रयास तो करेंगे, राइट, लेकिन आपकी जो विशेष रणनीति होगी वो अधिक, है ना, सफलता के अनुरूप होगी, गेटिंग वेल।
तो इस तरह पर्टिकुलरली आप यदि तैयारी करेंगे तो मैं समझता हूं कि आपको निश्चित सफलता मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस पीटी एग्जाम गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 8th May। थैंक्स।